हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल यूसी लाइव। यूसी लाइव के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने अब तक सौर मंडल को अच्छे से पढ़ लिया और सौर मंडल से संबंधित सवालों को भी देख लिया। आज जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है आपके वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। वायुमंडल या एटमॉस्फेयर, इसकी शुरुआत करेंगे। वायुमंडल या एटमॉस्फेयर को पढ़ने के बाद जैसे ही ये खत्म होगा इसकी भी प्रैक्टिस अपन शुरू कर देंगे। ऐसे ही करते करते अपन धीरे धीरे आगे चलेंगे। जैसे ही हर टॉपिक एंड हुआ उसके एंड के साथ ही उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन और उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ देखिए, वायुमंडल को पढ़ने से पहले इसकी परिभाषा देखो कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों और धूल कणों का घेरा ही क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका वायुमंडल। एक तरीके से यूं समझो कि एक वायुमंडल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती है। गैसें पाई जाती है, धूल कण पाए जाते हैं और भी कई तरह की जलवाष्प पाई जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है आपके वायुमंडल के अंदर। उसके बाद में बात करें तो पृथ्वी का वायुमंडल 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। कितना ऊंचाई तक फैला है? 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या फैला है? पृथ्वी का वायुमंडल फैला है। इसके बाद में बात करें तो देखो, कुछ बच्चों का ये भी कमेंट था कि सर इंग्लिश में भी साथ साथ में लेते आइएगा। तो ये बाईलैंग्वेज क्लास है तो साथ साथ में ही दोनों लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। अ लेयर ऑफ सराउंड्स ऑफ द अर्थ ऑफ गैसेज एंड डस्ट पार्टिकल। ठीक है, ये किसका है? अपने एटमॉस्फेयर का। द अर्थ्स एटमॉस्फेयर स्पेंस 10,000 किलोमीटर। ये इसकी हाइट है, अप टू 10,000 किलोमीटर है। इसके बाद में देखो आगे, वायुमंडल में क्या पाई जाती है? जलवाष्प पाई जाती है, जिससे क्या होती है? वर्षा होती है। वायुमंडल में क्या पाई जाती है? जलवाष्प या वाटर वेपर। और किसी भी प्रकार की मौसमी घटना के लिए जलवाष्प क्या है? सबसे ज्यादा जरूरी है। जलवाष्प की मात्रा जो है वो भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा पाई जाती है। कारण क्या है नहीं है वो आगे समझते हैं। तो यहाँ देखो, वायुमंडल में क्या पाई जाती है? जलवाष्प पाई जाती है और इसी से ही सभी मौसमी घटनाएं होती है। इसी जलवाष्प से ही क्या होती है? सभी मौसमी घटनाएं। मौसमी घटनाएं, मौसमी घटनाओं में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? जलवाष्प का होता है। भाई जलवाष्प अगर होगी ही नहीं तो कंडेंसेशन कैसे होगा बादलों का? और बारिश आएगी कैसे? बारिश नहीं आएगी तो दूसरी ऋतुएं कैसे आएगी? फिर बात करें तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर जलवाष्प की मात्रा क्या होती है? कम होती है। भूमध्य रेखा से हम जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो जलवाष्प की मात्रा में क्या आती है? कमी आती है। वाटर वेपर इज फाउंड इन द एटमॉस्फेयर विच लीड्स टू रेन, or the amount of water vapor would have been less when it went from the equator towards the poles। equator towards the poles, यहां समझो इस फोटो के माध्यम से। ठीक है, ये हो जाएगी अपनी इक्वेटर लाइन और ये हो जाएंगे अपने पोल्स। तो एक चीज समझो कि सूर्य जो है ये वर्ष भर सीधा कहाँ चमकता है? ये सूर्य वर्ष भर सीधा कहाँ चमकता है? इसी भूमध्य रेखा पर। ये वर्ष भर इसी भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। तो एक चीज समझो, जहां सूर्य की किरणें एकदम सीधी पड़ेगी वहां का वातावरण गर्म होगा, और जैसे ही वातावरण गर्म होगा तो वातावरण के गर्म हो जाने के कारण इस क्षेत्र में जलवाष्प भी ज्यादा बनेगी। जलवाष्प जी क्या बनेगी? ज्यादा बनेगी। और इसी क्षेत्र में वर्षा भी ज्यादा होगी। इसी क्षेत्र में क्या ज्यादा होगी? वर्षा भी ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि भाई जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। कम क्यों होती जाती है? क्योंकि ध्रुवों पर बराबर रूप से जो है प्रकाश की किरणें नहीं पहुंच पाती है, और जहां प्रकाश की किरणें नहीं पहुंचेगी वहां पर आपके वाष्पीकरण की क्रिया शुरू नहीं होगी और जलवाष्प अपने आप ही क्या होगा? कम होगा। बात क्लियर है इतनी सी? तो एक सवाल आ जाए कि भाई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर वर्षा की मात्रा में या फिर अपन बात करें जलवाष्प में क्या परिवर्तन आता है? तो जलवाष्प धीरे धीरे कम होती है। जलवाष्प धीरे धीरे क्या होती है? कम होती है। इसके बाद देखो अगला, वायुमंडल का संगठन। हम बात कर रहे हैं वायुमंडल के संगठन के बारे में। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। यहां देखो, वायुमंडल में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद में दूसरे नंबर पर है ऑक्सीजन, तीसरे पर है आर्गन, चौथे पर है CO2 और पांचवे पर है अन्य गैसें। पांचवे पर क्या है? अन्य गैसें। तो सबसे ज्यादा वायुमंडल में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, CO2 0.03%
और अदर गैसेज जिसमें रेडॉन, जिनॉन, हाइड्रोजन, हीलियम, ये सारी गैसें आती हैं, ये सारी कितनी पाई जाती है? 0.04%। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है इनका प्रतिशत। ये भी हमेशा याद रखना है कि सर हमने तो इसका अब और भी कम पढ़ लिया है, 20 पॉइंट समथिंग, तो वो 20 पॉइंट समथिंग एक एवरेज है, ठीक है? अपने को बस इसी एवरेज के हिसाब से याद रखना है। अब इनमें देखो, जैसे कि अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन जो है, ये वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। कहाँ पर सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है? वायुमंडल में। वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। लेकिन अगर मैं वहीं बात करूं, सौर मंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, सौर मंडल में, सौर मंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस, पाई जाने वाली गैस, तो जो गैस सौर मंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, इसका नाम हो जाएगा आपके हाइड्रोजन। क्या नाम हो जाएगा? हाइड्रोजन। ये दोनों चीजें याद रखना। वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। वहीं बात करें सौर मंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? हाइड्रोजन। इन दोनों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो ऑक्सीजन का लेवल अपने को पता हो गया। फिर आर्गन जो है, ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। वायुमंडल में, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली, सर्वाधिक पाई जाने वाली, पाई जाने वाली, जाने वाली अक्रिय गैस है। अगर आपसे पूछ ले वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है, तो ये कौन सी हो जाएगी? आर्गन। कहने का मतलब है ये किसी भी दूसरी गैस के साथ क्रिया नहीं करती है। और इसके बाद में चौथे नंबर पर कौन आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और लास्ट पे क्या आ जाता है अपना? लास्ट पे आ जाती है अन्य गैसें, जिसमें हाइड्रोजन है, हीलियम है, जिनॉन है, रेडॉन है, ये सारी की सारी गैसें आ जाती हैं। तो ये क्या है? वायुमंडल का संगठन। इसमें ये परसेंटेज वाइज अपने को बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगली चीज की बात करें तो वायुमंडल जो है, इस वायुमंडल के स्थिर घटक कौन से हैं और इस वायुमंडल के अस्थिर घटक कौन से हैं? स्थिर घटक इसमें आ जाते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्या आ जाते हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या है? वायुमंडल के स्थिर घटक। मात्रा में परिवर्तन मुश्किल है। और अस्थिर घटकों में कौन से आ जाते हैं? जलवाष्प और ओजोन। जलवाष्प और ओजोन अलग अलग जगह इनकी मात्राओं में क्या है? परिवर्तन है। तो ये वायुमंडल की क्या है? अस्थिर घटक हैं। जैसे कि मैं बात करूं तो स्टेबल कंपोनेंट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और अनस्टेबल कंपोनेंट हो जाएंगे वाटर वेपर और ओजोन। क्लियर है यहाँ तक की बात? ये वायुमंडल के क्या है? स्थिर और अस्थिर घटक। अगले पर अगर हम बात करें तो वैसे ही देखो, जलवाष्प, हमने जस्ट अभी बात करी वाटर वेपर के बारे में। जलवाष्प पृथ्वी से निकली ऊष्मा को अवशोषित करने का काम करती है, इस कारण इसे पृथ्वी का कंबल भी कहते हैं। देखो यहाँ पर मैंने ये लाइन क्यों लिखी, अगर सवाल आए कि पृथ्वी का कंबल किसको कहते हैं और पहला ही ऑप्शन ओजोन गैस को रखा जाए, तो अपन ओजोन गैस को पहले ही टिक कर देंगे, क्योंकि वो क्या करती है? सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, अल्ट्रावायलेट जो आपकी रेज आती है, उनसे अपनी रक्षा करती है, ठीक है? और अपन पहला ही ऑप्शन वो टिक कर देंगे। जबकि इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? जलवाष्प। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी से निकलने वाली ऊष्मा को अवशोषित करने का काम करती है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी का कंबल भी कहते हैं। और वायुमंडल में 90% तक जो ये जलवाष्प है, ये 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही है। कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक है? 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही अपनी क्या पाई जाती है? जलवाष्प पाई जाती है। ये जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर वर्क्स टू एब्सॉर्ब द हीट emitted from the earth, that's why it's also called the blanket of the earth. 90% of the water vapor in the atmosphere is found only up to 8 kilometer, up to 8 किलोमीटर। क्लियर है यहाँ तक की बात? कि सर बिल्कुल क्लियर है। अभी तक तो ये छोटी सी चर्चा देखी है हमने। फिर आगे देखो कि वायुमंडल की महत्वपूर्ण परतें, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर ये कौन कौन सी है? तो ध्यान से देखो। सबसे पहले है सौर मंडल, जिसको अपन कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। फिर आता है समताप मंडल, जिसको हमने नाम दे दिया स्ट्रेटोस्फेयर। फिर आता है मध्य मंडल, जिसको नाम दे दिया मीजोस्फेयर। फिर आता है आपका आयन मंडल, जिसको नाम दे दिया आयनोस्फेयर, या इसी को थर्मोस्फेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मोस्फेयर। और उसके बाद आता है बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर। बहिर्मंडल या एक्सोस्फेयर किसमें आता है? ये इसी वायुमंडल की 5 परतों के अंतर्गत आता है। जिसमें अगर हम बात करें तो सबसे निचली परत कौन सी? वैसे इसको अगले में समझाते हैं। ये टोटल क्या हो जाती है आपके वायुमंडल की? 5 परतें। अब देखो आगे, कुछ इस प्रकार से ही अपना वायुमंडल दिखाई देता है, ठीक है?
अभी बस ये फोटो देख लो ध्यान से, थोड़ा सा समझाने के बाद ये वापस जब हम इस फोटो पे आएंगे तो आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आता है अपने पास में शोभ मंडल। चलो इसको एक स्लाइड में लेके मैं आपको अच्छे से समझाता हूं ताकि अपने कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ देखो सबसे नीचे ये हमने सी लेवल ले लिया। क्या ले लिया? सी लेवल, 0 किलोमीटर। ये क्या ले लिया हमने? सी लेवल ले लिया। 0 किलोमीटर क्यों लिया सर सी लेवल? क्योंकि सी लेवल पूरे वर्ल्ड में क्या है? इक्वल है। बाकी आपको पता हो तो पृथ्वी पर उबड़ खाबड़ संरचनाएं हैं, तो वहां से एक नाप लेना मुश्किल है। 0 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर की जो ये ऊंचाई है, कितनी है? 18 किलोमीटर। 0 से 18 किलोमीटर, ये जो पृथ्वी की सबसे निचली परत है इसको कहते हैं शोभ मंडल। क्या कहते हैं? शोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर, या इसी को क्या नाम दे दिया? ट्रोपोस्फेयर। बात समझ गए? पृथ्वी की सबसे निचली परत कौन सी? शोभ मंडल, जिसको क्या नाम दे दिया? ट्रोपोस्फेयर। इस ट्रोपोस्फेयर में क्या क्या होता है तो वो ध्यान से समझो। इसी ट्रोपोस्फेयर में आपके मौसमी संबंधित सारी घटनाएं होती है, जैसे बारिश हो रही है, हवाएं चल रही है, ठीक है, बिजली कड़क रही है, ये सारी की सारी घटनाएं कहाँ होती है? शोभ मंडल में होती है। फिर दूसरी चीज क्या है? कि तापमान की सामान्य ह्रास दर, तापमान की सामान्य ह्रास दर, सामान्य ह्रास दर, तापमान की सामान्य ह्रास दर, या इसी को हमने कह दिया नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर। नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर ये कहाँ काम करती है? शोभ मंडल में काम करती है। कहाँ काम करती है? शोभ मंडल में। और सर्वाधिक गैसों का घनत्व, डेंसिटी जो है गैसेस की, सर्वाधिक गैसों का घनत्व ये कहाँ होता है? ये शोभ मंडल में ही होता है। अब बात आती है तापमान की सामान्य ह्रास दर क्या है? तो तापमान की सामान्य ह्रास दर का मतलब हो जाएगा आपके प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर, यानी जैसे जैसे हम 165 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। 1 डिग्री तापमान क्या हो जाएगा? कम। जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे 1 डिग्री तापमान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर, जो कि कहाँ वर्क करती है? शोभ मंडल के अंदर। शोभ मंडल के जस्ट ऊपर 18 से लेकर 50 किलोमीटर की जो ये ऊंचाई है, 18 से 50 किलोमीटर की जो ये ऊंचाई है, इस ऊंचाई में पाया जाता है आपके समताप मंडल। क्या पाया जाता है? समताप मंडल। 18 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में कौन सा मंडल पाया जाता है? तो समताप मंडल पाया जाता है। इसी समताप मंडल में देखो कि आपके कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है, कोई भी मौसमी घटना नहीं। कहने का मतलब क्या हो गया कि ना तो यहाँ बिजलियां कड़कती हैं, ना बादल बनते हैं, ना हवाएं चलती हैं, कुछ नहीं होता है इसमें। जब इसमें ये सारी चीजें नहीं होती है तो यहाँ वायुयान जो आपके हवाई जहाज हैं ये बहुत अच्छे से उड़ते हैं। तो वायुयान यहीं उड़ते हैं, यहीं उड़ते हैं। और फिर बात करें तो ओजोन गैस जो है इसी मंडल में पाई जाती है। कौन सी गैस? ओजोन गैस, ये इसी मंडल में, इसी मंडल में। ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है समताप मंडल में। सबसे निचला मंडल कौन सा? शोभ मंडल। उसके बाद में कौन सा? समताप मंडल। फिर इसके आगे देखो 50 से लेकर 80 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, 50 से लेकर 80 किलोमीटर की जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई में पाया जाता है आपका मध्य मंडल। कौन सा पाया जाता है? मध्य मंडल या मीजोस्फीयर। मध्य मंडल या मीजोस्फीयर, मीजोस्फीयर। इसकी क्या खासियत है तो ध्यान से समझो। ये मध्य मंडल या जो ये मीजोस्फीयर है ये वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल है। वायुमंडल का ठंडा मंडल, वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल है। और फिर अगर हम बात करें अगली चीज क्या आती है तो उल्का पिंड की जो घटनाएं हैं, उल्का पिंड की घटनाएं, उल्का पिंड की घटनाएं,
ये इसी मंडल में होती है। उल्कापिंड मतलब जो आप देखते हो कि कई बार जो है हमें तारे टूटते हुए नजर आते हैं, वो दरअसल तारे नहीं होते हैं। वो क्या होता है, एक उल्कापिंड जो पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाता है और ये हम लास्ट मध्य मंडल तक आता है और घर्षण की वजह से उसमें क्या लग जाती है, आग लग जाती है। नॉर्मली आप शहरों में इसे नहीं देख पाओगे, अगर आप गांव क्षेत्र में बिलोंग करते हो तो वहां आप जो है ऐसी घटनाओं को बहुत अच्छे से देख पाओगे। तो उल्कापिंड की घटनाएं कहाँ होती है, मध्य मंडल या मीजोस्फीयर में होती है, और ये वायुमंडल का क्या है, सबसे ठंडा मंडल है। इसी के ऊपर जब जाते हैं तब तापमान वापस बढ़ना शुरू हो जाता है, और 80 से लेकर 640 किलोमीटर की जो ये ऊंचाई है, 80 से लेकर 640 किलोमीटर की जो ये ऊंचाई है, इस ऊंचाई को कह दिया आपके क्या, आयन मंडल। आयन मंडल, ठीक है। आयन मंडल में क्या होता है, यहाँ गैस आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल, गैसों के आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल, गैसों के आवेशित कण पाए जाते हैं, ठीक है। फिर ये वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल है, ये वायुमंडल का क्या है, सबसे गर्म मंडल है, वायुमंडल का सबसे गर्म मंडल, चार्ज पार्टिकल है। और जो ये ऑरोरा की घटनाएं हैं, ऑरोरा की घटनाएं, ऑरोरा की घटनाएं इसी मंडल में होती है। वैसे ऑरोरा की घटना आयन मंडल और बहिर्मंडल दोनों में होती है। अगर आपको ऑरोरा याद आ रहा हो तो हमने जब सौर मंडल पढ़ा था तब वहां पर हमने बात करी थी ऑरोरा की, एक चमकदार प्रकाश, एक लाइट जो अपने को केवल ध्रुवों पर दिखाई देता है। केवल कहाँ दिखाई देता है, ध्रुवों पर या पोल्स पर दिखाई देती है वो लाइट, उसी को क्या कहते हैं, ऑरोरा। और वो ऑरोरा वायुमंडल की कौन सी लेयर में होता है, तो ये होता है आयन मंडल में, या फिर बात करें तो बहिर्मंडल में। याद आ रही है वो एक फोटो जिसमें हमने वो चमकदार रोशनी के बारे में चर्चा करी थी। फिर बात करें तो जितनी भी रेडियो तरंगे हैं, जितनी भी रेडियो तरंगे हैं, ये रेडियो तरंगे किस मंडल से टकराकर वापस आती है, तो रेडियो तरंगे आयन मंडल से टकराकर वापस आती है। कहां से टकराकर वापस आती है, आयन मंडल से। और आयन मंडल के आगे अगर हम बात करें तो कौन सा मंडल शुरू हो जाता है आपका, आयन मंडल के आगे शुरू हो जाता है बहिर्मंडल। क्या शुरू हो जाता है, बहिर्मंडल, जो 640 से 1000, ठीक है, और उसके बाद 10,000 तक चला जाता है, ठीक है। इस मंडल को हमने नाम दे दिया बहिर्मंडल। क्या नाम दे दिया, बहिर्मंडल। और इस बहिर्मंडल में देखो कि भाई यहाँ पर भी तापमान और अधिक बढ़ जाता है। ये वायुमंडल की सबसे बाहरी मंडल है, वायुमंडल का सबसे, वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग, बाहरी भाग। और बात करें तो यहीं पर क्या होता है आपके, यहीं पर आपके जो है कृत्रिम उपग्रह या सैटेलाइट, कृत्रिम उपग्रह या सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। कृत्रिम उपग्रह या सैटेलाइट कहाँ छोड़े जाते हैं, तो ये एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल में छोड़े जाते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर हुई। अगर ये फोटो समझ में आ गई तो पूरा का पूरा अपना जो है वायुमंडल का टॉपिक यही एंड है। अगर फोटो अच्छे से समझ में आ गई तो पूरा टॉपिक एंड है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, फोटो अच्छे से देख लो। चलो इसके बाद आगे देखो। अब बात करते हैं एक एक को। यहाँ पर तो क्या है, थोड़ा इस तरह हमने फोटो में लिखा है, आप भी कोशिश करना इसी तरह लिख के, और जब एग्जाम टाइम आए तो उस समय बस ये फोटो देख लो। अपने को पूरा चैप्टर देखने की जरूरत नहीं है, पूरा चैप्टर यहीं एंड हो जाएगा अगर आप ध्यान से इसको देख लेते हो तो। सबसे पहले था अपना क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर। तो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर को देखो, बात करें इसकी तो भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर, और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितनी है, 8 किलोमीटर। कहने का मतलब क्षोभ मंडल की अगर हमसे कोई ऊंचाई पूछ ले, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर की कोई हमसे ऊंचाई पूछ ले, तो ये कितनी हो जाएगी, 8 से 18 किलोमीटर। कि सर ये क्या बात हुई, आपने तो अभी 0 से 18 लिखा है। 0 से 18 लिखा है, मैंने सी लेवल माना है, मैंने क्या माना है, सी लेवल। और ये कहां से ऊंचाई है, ये पोल से है। कहां से है, पोल से। अब एक चीज समझो कि सर ध्रुवों पर तो 8 किलोमीटर है और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर है, ये क्या बात हुई। तो यहाँ देखो, मैंने आपको कहा था ये जो इक्वेटर लाइन है, ये जो इक्वेटर लाइन है या फिर ये जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष भर क्या चमकता है, सीधा चमकता है। सूर्य वर्ष भर क्या चमकता है, सीधा चमकेगा। और जब भूमध्य रेखा पर सूर्य वर्ष भर सीधा चमकेगा तो होगा क्या, यहाँ पर गैसें जितनी भी होगी या हवा जितनी भी होगी वो हल्की होकर ऊपर उठेगी।
क्या गैसें जितनी भी होगी वो हल्की होकर क्या होगी, ऊपर की ओर उठेगी। इस वजह से भूमध्य रेखा पर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर ऊंचाई बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो ध्रुवों पर क्या होता है, सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ पाती, और इसी वजह से वहां पर क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि गैसें भारी होने की वजह से नीचे की ओर उतरती है। बात समझ गए? तो इस वजह से भूमध्य रेखा पर हमने 18 किलोमीटर ले लिया और ध्रुवों पर कितना ले लिया, 8 किलोमीटर। बात समझ गए? और इसीलिए अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने कहा था ऑरोरा की जो घटनाएं हैं वो केवल अपने को ध्रुवों पर दिखती है। जो ऑरोरा की घटनाएं हैं वो केवल अपने को कहाँ दिखती है, ध्रुवों पर। क्यों? क्योंकि यहीं पर क्या होती है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई थोड़ी कम होती है। इस वजह से हम वो घटनाएं केवल यहीं देख सकते हैं। जिसको उत्तरी ध्रुव पर अगर याद आ रहा हो तो ऑरोरा बोरियोलिस कहा था, और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस। अब आगे देखो, इट इज 18 किलोमीटर एट द इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर एट द पोल्स। और बात करें क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, 18 किलोमीटर है। कितनी है, 18 किलोमीटर है। फिर देखो, इस मंडल को संवन मंडल भी कहते हैं। संवन मंडल मतलब वो मंडल जहां क्या चलती है, हवाएं चलती है। जहां क्या चलती है, हवाएं चलती है। हवाएं चलने के कारण इसको क्या कह दिया, संवहन मंडल कह दिया। एवरेज हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज 18 किलोमीटर एंड दिस लेयर इज आल्सो नोन एज द संवन मंडल। ठीक है, इसको क्या कह दिया, संवन मंडल भी कह दिया, जहां क्या चले, हवाएं भी चलती हो। इसके बाद में देखो अगली चीज, ठीक है, भूमध्य रेखा पर जो है वायुमंडल अपने को 18 किलोमीटर का मिलेगा, यानी क्षोभ मंडल जो है इसकी ऊंचाई कितनी मिलेगी, 18 किलोमीटर। और जैसे ही हम नीचे की ओर आते हैं या ध्रुवों की तरफ आते हैं तो यहाँ ऊंचाई कितनी हो जाती है, 8 किलोमीटर हो जाती है। अगली चीज देखो, तापमान की सामान्य हानि दर या हास दर इसी मंडल में कार्य करती है। और तापमान की सामान्य हास दर भूमध्य रेखा के ऊपर तापमान घटकर कितना हो जाता है, -50 डिग्री सेल्सियस। भाई टेम्परेचर जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो जो जैसे मान लो ये निचली लेयर है ट्रोपोस्फेयर की या क्षोभ मंडल की, और ये आखिरी लेयर है ट्रोपोस्फेयर या क्षोभ मंडल की, और यहाँ पर तापमान मान लो 50 डिग्री है। तो ऊपर बढ़ते 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 ये तापमान गिरकर कितना हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। यानी जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। तो इसीलिए क्षोभ मंडल की जो सीमा है, जिसको क्षोभ सीमा कहते हैं, वहां का तापमान कितना हो जाता है, -50 डिग्री, और पोल्स पर यही टेम्परेचर कितना हो जाता है, -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। द नॉर्मल लेफ्ट रेट ऑफ टेम्परेचर इन दिस लेयर, ठीक है, वर्क ओनली इन दिस लेयर, ठीक है। According to normal lapse of temperature, the temperature drops above the equator to -50 डिग्री सेल्सियस and at the poles to -80 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद आगे देखो, वायुमंडल की समस्त गैसों के द्रव्यमान का 75% भाग केवल इसी मंडल में पाया जाता है। यहाँ समझो, मैंने आपको कहा कि सबसे ज्यादा गैसें जो है किस मंडल में पाई जाती है, क्षोभ मंडल में पाई जाती है। अगर वो फोटो अच्छे से समझ में आ गया तो ये चीजें समझने की जरूरत ही नहीं है। ये चीजें बस केवल लिखने के लिए अच्छी है, अगर फोटो अच्छे से समझ में आ चुका है तो। और जलवाष्प भी जो है ये 90% तक आपके वाटर वेपर जो है कहाँ पाई जाती है, इसी की ऊंचाई में पाई जाती है। शुरुआत में ही देख लिया था हमने, 75% of the mass of all gases in atmosphere is found only in this troposphere. 90% of the water vapor is 8 kilometer is found up to the height of, ठीक है। फिर आगे देखो, समस्त मौसमी घटनाएं जैसे वाष्पीकरण, संघनन, बादलों का निर्माण, तड़ित झंझावत, पाला, कोहरा, ये सारी की सारी मौसमी घटनाएं कहाँ होती है, केवल क्षोभ मंडल में होती है। केवल कहाँ होती है, क्षोभ मंडल में होती है। और क्षोभ सीमा पर अत्यंत तीव्र गति से चलने वाली पवनें क्या कहलाती है, जेट धाराएं कहलाती है। क्या कहलाती है, जेट धाराएं कहलाती है। जो अपनी आउटर मोस्ट लेयर है ट्रोपोस्फेयर की, यहाँ पर क्या है, बहुत जेट स्ट्रीम किसको कहते हैं, जेट स्ट्रीम मतलब बहुत तेज से चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो क्षोभ, ऊपरी जो क्षोभ सीमा है यहाँ पर बहुत तेजी से हवाएं चलती है। और जैसे ही मान लो कि कोई जहाज जो है, जेट जितने भी आपके जो है जेट है वो सारे कहाँ उड़ते हैं, इसी में उड़ते हैं। क्यों उड़ते हैं इसी में, इनको अगर मान लो इस दिशा में जाना है और इनकी स्पीड नॉर्मल है और इन हवाओं की भी स्पीड है, तो जैसे ही कोई इसमें आएगा तो अपने आप ही उसकी स्पीड तेज हो जाएगी कि नहीं होगी, कि बिल्कुल होगी। तो जितने भी जेट आपके जो हैं वो सारे के सारे इसी स्ट्रीम में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बहुत तेज हवाएं चलती। फिर आगे देखो, ऑल सीजनल इवेंट, ठीक है, इवोपरेशन, फॉर्मेशन ऑफ डेंस
clouds, lightning storm, coast, fog, etc. found in this troposphere. The very fast moving wind current on this range on the distribution are called jet streams. क्या कहलाता है वो? जेट स्ट्रीम कहलाता है। इसके आगे देखो अगली चीज, फिर बात करते हैं अपने समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर की। इसकी बात करते हैं समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर की। तो शोभ मंडल में देखो हाथों हाथ ये सारी चीजें समझ में आ गई कि भाई मौसमी घटनाएं हो रही है सारी की सारी, जेट हवाएं चलती है, जलवाष्प यहीं पाई जाती है, गैसें यहीं पाई जाती है। और फिर बात करें यहाँ का तापमान शोभ सीमा का घटकर -50 डिग्री सेल्सियस और ध्रुवों का -80 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और तापमान की सामान्य ह्रास दर इसी मंडल में कार्य करती है, जिसका मतलब होता है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम होना। प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान का कम होना। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका तापमान की सामान्य ह्रास दर या नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर। इसके बाद देखो अगली चीज, तो ये सारी की सारी चीजें जो है हमने इस फोटो में समझ ली। देखो जितनी भी मौसमी घटनाएं हो रही है, हवाएं चल रही है, बिजलियां कड़क रही है, तापमान की सामान्य ह्रास दर है, गैसों का घनत्व है, जलवाष्प है, ये सारी चीजें कहाँ हो रही है? ये सारी सीजनल इवेंट वगैरह ये सारी चीजें हो रही है शोभ मंडल में। तो ये फोटो से इतनी चीजें क्लियर हो गई, तो अपने को आगे की राम कहानी नहीं पढ़नी पड़ी। आगे देखो अगली चीज आती है आपके लिए, वो आता है समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 18 से 50 किलोमीटर। तापमान की सामान्य ह्रास दर यहाँ कार्य नहीं करती है। हाइट कितनी हो जाएगी? 18 to 50 किलोमीटर। द नॉर्मल लैप्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, डज नॉट वर्क। इसके आगे देखो इस मंडल में तापमान बढ़कर समताप सीमा पर 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कैसे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने के बाद होता है? तो वो जो -50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचा है ना, वही धीरे धीरे बढ़कर क्या हो रहा है? वही धीरे धीरे बढ़कर 0 हो रहा है। तो इसके मुकाबले ये तो बड़ा ही है ना कि सर कैसे बढ़ा है? क्योंकि इसमें आपकी क्या पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ओजोन गैस पाई जाती है। और जब दिन में सूर्य की किरणें आती है, पराबैंगनी किरणें, तो वो इस ओजोन गैस को जो है 2 भागों में तोड़ देती है। एक भाग हो जाएगा O2 और एक भाग हो जाएगा O। एक भाग हो जाएगा O2 और एक भाग हो जाएगा O। तो इस प्रकार से ये क्या कर रही है? इस तापमान को कम कर रही है। तो यहाँ पर धीरे धीरे तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यहाँ से आने वाले टेम्परेचर को कम, मतलब फिल्टर का काम करती है एक तरीके से। फिल्टर कर रही है तो मशीन तो गर्म होगी ही होगी। तो यहाँ का ये मंडल धीरे धीरे गर्म होता है और यहाँ का तापमान कितना हो जाता है? -50 से 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इसके बाद देखो अगली चीज, ठीक है, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर 90% तक ओजोन गैस पाई जाती है और इसी कारण इसे ओजोन मंडल भी कहते हैं। इसी कारण समताप मंडल को क्या कहते हैं? ओजोन मंडल भी कहते हैं, क्योंकि ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। और ओजोन गैस का निर्माण भी कहाँ होता है? ये भी होता है समताप मंडल के अंदर। इसके बाद देखो अगली चीज, इस मंडल में कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है, इसलिए ये वायुयानों के लिए अनुकूल होती है। किसके लिए अनुकूल होती है? वायुयानों के लिए। जेट के लिए भी, जेट उसके शोभ सीमा में भी उड़ते हैं, लेकिन हवाई जहाज शोभ सीमा में नहीं उड़ सकते। और जेट के लिए पराबैंगनी किरणों को ये क्या करता है? अवशोषित करता है। बिल्कुल सही बात है। देयर इज नो सीजनल फिनोमिना अब्सॉर्ब इन दिस लेयर, सो इट इज सुटेबल फॉर जेट एंड एयरक्राफ्ट एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, इसके बाद में देखो अगला मध्य मंडल। तो समताप मंडल में अपने को पता चल गया कि ओजोन गैस पाई जाती है, वायुयान यहीं उड़ते हैं, कोई भी मौसमी घटना नहीं होती है और ओजोन गैस का निर्माण भी समताप मंडल के अंदर ही होता है। इसके आगे आता है अपना मध्य मंडल या मीजोस्फीयर। क्या आता है? मध्य मंडल या मीजोस्फीयर। थर्ड लेयर है ये। इसकी ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर है। इस मंडल में ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान घटकर कितना? -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वायुमंडल की सबसे क्या है? ठंडी परत है। उल्कापिंड की घटनाएं कहाँ होती है? उल्कापिंड की घटनाएं केवल इसी मंडल में पाई जाती है। उल्कापिंड की घटनाएं कहाँ होती है? केवल आपके मध्य मंडल में। ठीक है, इसके आगे देखो अगला आता है आयन मंडल। अगला क्या आता है? आयन मंडल। आयन मंडल की ऊंचाई कितनी हो जाती है? 80 से 640 किलोमीटर। सभी गैसों के आयन पाए जाते हैं, इस कारण इसको क्या कहते हैं? आयन मंडल। चार्ज पार्टिकल होते हैं सारे के सारे। हाइट कितनी है? 80 से 640 किलोमीटर। और द आयंस ऑफ ऑल गैसेस फाउंड इन दिस लेयर, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर।
इस मंडल में ऊपर की ओर जाने पर तापमान बढ़कर 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, इस कारण इसको ताप मंडल भी कहते हैं। जैसा मैंने कहा, इसको थर्मोस्फीयर भी कहते हैं अपन। फिर अरोरा की घटनाएं कहाँ होती है? आयन और बहिर्मंडल दोनों में होती है। अरोरा की घटनाएं दोनों मंडल में होती है। फिर बात करें तो रेडियो तरंगे किस मंडल से टकराकर वापस आती है? तो रेडियो तरंगे इसी मंडल से टकराकर वापस आती है। इसी मंडल से टकराकर क्या होती है? वापस आती है। जितने भी रेडियो वेव्स हैं वो किस मंडल से टकराकर वापस आती हैं? तो ये आयन मंडल से टकराकर वापस आती है। और फिर लास्ट आता है अपना एक्सोस्फीयर या बहिर्मंडल। इस मंडल में तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण आवेशित कण पाए जाते हैं। बहिर्मंडल के ऊपरी भाग में कृत्रिम उपग्रह परिक्रमण करते हैं और बहिर्मंडल अंततः अंतरिक्ष में क्या हो जाता है? विलीन हो जाता है। द टेम्परेचर इन दिस जोन 5000 डिग्री सेल्सियस, ये कुछ ज्यादा ही लिख दिया, degree Celsius, because due to the gravity of the earth the charged particle are found. Artificial satellite orbit the upper part of the exosphere or the exosphere eventually merge into space. क्लियर है यहाँ तक की बात? 100 बात की एक बात इसको अच्छे से समझने के लिए ये जो शुरुआत का फोटो है इसको देख लो। जितने भी अपने बहिर्मंडल के हैं, एक सेकंड यहाँ देखो, तो इस फोटो में ये पूरी की पूरी राम कहानी लिखी हुई है। इसी फोटो को ढंग से देख लोगे तो अपना पूरा का पूरा जो है एटमॉस्फेयर क्लियर हो जाएगा। बात समझ गए? चलो, और ये लास्ट इस फोटो को ध्यान से देख लो जो शुरुआत में दिखाई थी आपको, यहाँ देखो। तो ये वायुमंडल की सबसे निचली लेयर हो गई, ठीक है। एयरक्राफ्ट जो है ये कहाँ उड़ते हैं आपके? ये उड़ते हैं आपके स्ट्रेटोस्फीयर में। लेकिन जितनी भी मौसमी घटनाएं, क्लाउड्स हो गए, माउंट एवरेस्ट हो गया, रेनबो वगैरह, ये सारे के सारे कहाँ उड़ते हैं आपके? ये उड़ते हैं ट्रोपोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में आपके एयरक्राफ्ट वगैरह हो गए। मीजोस्फीयर में क्या है? मीटियोइड्स या मैं कहूँ उल्कापिंड की घटनाएं होती है। वहीं बात करें तो थर्मोस्फीयर में आपके क्या है? स्पेसक्राफ्ट और ऑरोरा की घटनाएं होती है। और वहीं एक्सोस्फीयर में क्या होता है? आपके सैटेलाइट वाला काम होता है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्लास कैसी लगी? क्लास के बारे में जरूर बताते चलिएगा। जय हिंद सभी को।